मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल डीजी फिजिक्स पे। हम लोग देख रहे थे फिजिक्स सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फॉर बीएससी सेकंड ईयर, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली लेक्चर में, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया था। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब वेक्टर R। यहां आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो फील्ड है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है उस डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ ये डिक्रीज हो रही है इसकी इंटेंसिटी। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कूलॉम फोर्स में नंबर ऑफ चार्जेस के कारण किसी चार्ज पे फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट किया था, उसी तरह मान लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम है और उसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, और इसके कारण हमें किसी चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, या हम इसको नाम दे फाइंड करने के लिए यहां किसी पॉइंट P पे, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं Q0। ये जो डिस्टेंस है आपकी R1 है, ये जो है आपकी R2 है, ये आपकी R3 है, और ये आपका Rn, R3, R4। ठीक, तो यहां से हम लोग अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे चार्ज के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यानी कि जिस तरह हमने फोर्स को निकाला था F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn, उसी तरह हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हुए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En। देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 का वैल्यू इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, सेकेंड चार्ज Q2 है और डिस्टेंस आपका R2 है, R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn स्क्वायर। अगर इसे हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो देखिए आपका ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर ले लें हम, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Qi बाई Ri का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमने अभी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकाली है, तो ये सिर्फ आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Qn। इस चीज को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है।
नंबर ऑफ चार्जेज आपके Q1 Q2 डॉट डॉट Qn है और इन चार्जों की पोजीशन वेक्टर R1 R2 डॉट डॉट Rn है। हमें किसी पॉइंट P पे इन चार्जों के कारण रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं कि वेक्टर R है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग एक यूनिट टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया Q0। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे इन चार्जों के कारण वह होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब प्रत्येक चार्जेस के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा उनका वेक्टर सम ही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस वेक्टर E2 डॉट 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 वेक्टर। आप जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R क्यूब वेक्टर R। तो इसे इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये यहां से आपका E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, हमें Q1 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस लेनी है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। तो किसी भी दो वेक्टर हैं आपके, मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर आपका B है, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, B माइनस वेक्टर B माइनस इसका पोजीशन वेक्टर P का वेक्टर R है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस R1 मॉड होल क्यूब एंड वेक्टर R माइनस R1। इसी तरह हम लोग E2 को लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई वेक्टर R माइनस, क्योंकि पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर सेम है, पोजीशन वेक्टर चार्जेस की चेंज हो रही है इसलिए हम दूसरा R चेंज करेंगे यानी R2 मॉड, इसलिए क्योंकि हमें क्या लेना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मॉड का मतलब होता है कि हमें इसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका क्या कर देंगे Q। डायरेक्शन के लिए वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ये कोई वेक्टर आएगा रिजल्टेंट R1 नहीं R। डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा वेक्टर En इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई मॉड वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn का होल क्यूब इनटू वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn। इन सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ आपका वेक्टर E इक्वल टू, ध्यान दीजिए सारे में आपका 1/4 पाई कॉमन है, तो इसलिए हम उसे बाहर लिख देते हैं 4 पाई ब्रैकेट में आपका हो जाएगा Q1 अपान वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। फिर E2 की वैल्यू रखेंगे प्लस Q2 अपान मॉड वेक्टर R माइनस R2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R2। ठीक, इस तरह E2 E3 प्लेस करते करते हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, En मीन्स Qn बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn मॉड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn। समेशन फॉर्म में इसे लिखें तो E इक्वल टू 1/4 पाई सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, यानी कि हम I की वैल्यू क्या रखेंगे 1 से लेकर n तक, और सिग्मा का वैल्यू है कि I बराबर 1 रखेंगे तो एक टर्म ये हमें मिलेगा, I बराबर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, और जितने भी वैल्यू 1 to n हम रखते जा रहे हैं सारे को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ये होता है आपका सिग्मा का मतलब। तो वैरी कौन कर रहा है Q1 Q2 Qn तक, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या Qi अपान R आपका फिक्स है वो बदल नहीं रहा है, Ri एंड वेक्टर R माइनस वेक्टर Ri कैप। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन a point P due to a system of charges। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ सिस्टम के लिए। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने देखा था चार्ज डेंसिटी, जहां पे हम लोग यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे कि इसमें कई चार्जेस हैं, इनकी लोकेशन डिफरेंट है। अगर ये चार्जेस कंटिन्यूअस रूप से किसी बॉडी पे है तो उस समय किसी एक चार्ज की लोकेशन बताना पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता है, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इसलिए हम लोग वहां पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू हमने क्या निकाला था dq by dl, सरफेस चार्ज डेंसिटी dq by dA एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dq by dt। कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि जो भी वेक्टर फील्ड होते हैं वो एक लाइन के रूप में भी हम एक्सप्रेस कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
जनरली ऐसी कोई लाइंस नहीं होती है रियलिटी में, बट हम ये इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इस चार्ज से हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है निकलती है, और वो जिस सरफेस से निकल रही हैं उसके नॉर्मली आर डायरेक्शन में ये क्या होती हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और निगेटिव साइन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं, इट इज इमेजिनरी लाइंस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड आल्सो। मीन्स ये जो लाइंस होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करते हैं। दूसरा, उसके मैग्नीट्यूड का भी हम लोग पता लगाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मीन्स अगर किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या है, कम है। सेकेंड, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर हम इस पे टैंजेंट ड्रा करें तो वो टैंजेंट आपका क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इमर्ज आउट होती है पॉजिटिव चार्ज से, और कन्वर्ज जो होती है वो कहां पे होती है, निगेटिव चार्ज पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है, इसका मतलब कि चार्ज की क्वांटिटी क्या है, वहां पे ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है कम है, इसका मतलब चार्ज की क्वांटिटी कम है। दूसरे वर्ड में कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/4π∅Q/r², ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होती है। यहां देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज की क्वांटिटी पे, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हमेशा ये कहां से इमर्ज आउट होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और कन्वर्ज होता है निगेटिव चार्ज में। अगर दो चार्जेस पास में हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इससे जो निकलेंगे क्या, यहाँ इस तरह आपकी इधर वाली डाइवर्ज हो जाएगी। अगर मान लें कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, यानी लाइक चार्जेस है, तो आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्शन
यानी कि ये एक दूसरे पे, क्योंकि दोनों तरफ से चार्ज फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं और इनमें रिपल्सन है, इसलिए ये दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाती है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है और उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये जो चार्ज है वो इसकी लाइन फील्ड लाइंस इनफाइनाइट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। क्योंकि अगर आप E निकालें, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यानी कि R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर R इक्वल टू हम इंफिनिटिव रख दें तो E आपको क्या मिलेगा, 0, यानी इनफाइनाइट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। इसलिए जहां ये फील्ड लाइंस वाइनिश हो जा रही है वहां हम इसको क्या मानेंगे, कन्वर्ज हो गई। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज पास में नहीं है, नियर बाई में नहीं है, तो वो हम कंसीडर करते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मींस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करके नहीं जाती। कारण ये है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे अगर टेंजेंट ड्रा करे तो ये, और इस पे ड्रा करे तो ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक किसी चार्ज के लिए होगी, इसलिए वो एक दूसरे को, किसी एक चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी। इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग दिखाते हैं फाई से। फ्लक्स जो वर्ड है वो दरअसल फ्लो से आया है और किसी एरिया से क्रॉस करने वाले फ्लूइड की मात्रा को बताता है। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम मान लें कि पैरेलली मूव कर रही हैं, तो किसी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है कितनी गुजर रही हैं, वह वहां से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम लोग एक क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको नाम दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी आपने पढ़ा अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। यानी कि इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी इतना आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रेंथ बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं। मान लीजिए कि कोई आपका आर्बिट्रेरी एरिया ए है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है, ए है। ठीक, तो यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू हो जाता है E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बताता है
कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, स्ट्रेंथ आपको ये बताती है, और इस एरिया से कितना गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये आपका ए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स किसी क्लोज्ड एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं, इसको ई डॉट ए से कन्वर्ट कर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे क्वेश्चन एक एराइज हो जाता है कि ए जो है आपका एरिया है, और एरिया जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, पर यहाँ पे एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कैसे ले रहे हैं। कारण ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई ये एरिया है ए, और इसमें कोई इनफाइनाइटेसिमल एरिया हम लोग मतलब छोटा सा एरिया एक डीए ले रहे हैं। डीए ऐसा है कि टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि ये एरिया आपका टेंडिंग टू जीरो है, और जब ये पॉइंट के रूप में होगा तो इसका कोई इस पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन बताएगा। मीन्स इस पॉइंट पे नॉर्मल जो ड्रा करेंगे इसका डायरेक्शन होगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी। डी फाई, यानी कि इस छोटे से एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई डॉट डी है। सिंस पूरे एरिया का तो डायरेक्शन नहीं हम कंसीडर कर पा रहे, लेकिन एक पॉइंट है इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरह जो भी आपका सरफेस है उसका डायरेक्शन उस सरफेस के नॉर्मल से लिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, विच इम्प्लाई दैट, इसको हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यानी कि किसी एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, और इसे कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डी ए से। अभी हम लोग देखें कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा, यानी कि फाई का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो एरिया ले रहे हैं इसके अभी हमने सरफेस क्या कहा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है हमें। तो ये आपका सरफेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और इस एरिया से आपका जो एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर अगर इसमें डिफाइन करें, ये आपका सरफेस है, और इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, और यहाँ भी एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है आपका, इसी डायरेक्शन में है एरिया, एलिमेंट्री एरिया। तो इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि फाई इक्वल टू ई ए हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फाई इक्वल टू ई ए। अगर एंगल आपका किसी डिग्री पे है, मान लीजिए कि ये जो आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सीधे न होके क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर पार्ट का एरिया।
जैसे मान लीजिए कि ये आपके फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, इस पेन के थ्रू फील्ड लाइंस जा रही है, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए, क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं तो क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद ये जो सामने वाला आपका एरिया है, यही आपका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। मींस पहले क्या करना है, क्रॉस, कैसे, परपेंडिकुलरली, और क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन हमें मिल रहा है वही आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यहां जो आपका एरिया है वह क्रॉस सेक्शन यानी परपेंडिकुलर न होकर किसी एंगल पे है, मान लीजिए कि वो एंगल थीटा है, तो उस समय आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि जो क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो कम हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ फ्लक्स हमें कम मिलेगी। अगर थीटा इंक्रीज करते करते 90 डिग्री हो जाए, यानी थीटा इक्वल टू 90, तो कॉस थीटा कितना होता है आपका, कॉस 90 आपका होता है 0, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अगर एरिया आपका 90 डिग्री पे है एरिया वेक्टर, तो उस समय नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस 0 होंगी। इसको हम लोग देखते हैं, जरा इस तरह कि ये आपका फील्ड लाइंस है और जो एरिया है आपका, ये न लेकर हम ये एरिया ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए आप कि अगर ये एरिया कोई है आपका इस तरह और यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, पैरेलली जा रही हैं, तो क्या कोई फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही, नहीं, ये आप बीच में भी रखे, तो चूंकि एरिया है, थिकनेस है नहीं, तो इससे फील्ड लाइंस गुजर नहीं रही है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 0 है, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट जो होगा आगे लेक्चर में देखा जाएगा। अगर आपको किसी तरह की समस्या है या कोई डाउट है तो उसे कमेंट में डाल सकते हैं या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और किसी भी सजेशन के लिए भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।